हेलो एवरीवन, अनुसंधान ऑनलाइन क्लासेस में सेकंड सेक्शन ब्लड के सेकंड पार्ट में आप सभी का स्वागत है। कल हमने ब्लड के बेसिक प्लाज्मा और ब्लड सेल्स में आरबीसी के बारे में जाना था। आज हम डब्ल्यूबीसी तथा प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी पढ़ने से पहले मैं आपको आरबीसी में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ी और जानकारी देता हूँ। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आरबीसी में पाए जाने वाला एक प्रोटीन है जो लोह धातु का बना होता है, जिसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। अब देखो, जो हीमोग्लोबिन होता है वो आपको पता है ऑक्सीजन के साथ और CO2 के साथ क्या करता है? बंध बनाता है। यानी ये ऑक्सीजन का और CO2 का क्या करता है? परिवहन करता है। लेकिन जैसे देखो, अगर आग लग जाती है तो उसमें से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जब धुआं निकलता है तो धुएं में कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा कि जब आप किसी धुएं में से चलते हो तो आपको थोड़ा क्या आने लगता है? चक्कर आने लगता है। ये किस कारण होता है? कि जब आप धुएं में जाते हो तो जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है, जो हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बंध नहीं बनाता है। वो तब किसके साथ बंध बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या करता है? बंध बनाता है। क्यों? क्योंकि हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ऑक्सीजन के साथ भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी होती है। लेकिन आपसे अगर कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन की बॉन्डिंग एफिनिटी यानी बंधता, बंध बनाने की क्षमता सबसे अधिक किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। और ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन प्रोटीन की बॉन्डिंग एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके साथ होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होती है। ओके, अब हम पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसी। तो हेडिंग लगाओ डब्ल्यूबीसी। देखो, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं इसको? श्वेत रक्त कणिका यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिका। व्हाइट ब्लड सेल्स। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है। जैसे आरबीसी का बताया था मैंने, आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का भी वैज्ञानिक नाम होता है। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। क्या होता है? ल्यूकोसाइट। तो डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम, वैज्ञानिक नाम ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट। ओके, क्लियर, राइट। अब देखो, आरबीसी का जन्म कहाँ होता है? पता है ना? अस्थिमज्जा में। तो डब्ल्यूबीसी का भी जन्म कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। और प्लेटलेट्स का भी जन्म कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कल बताया था मैंने कि तीनों ब्लड सेल्स का जन्म कहाँ होता है? अस्थिमज्जा के अंदर होता है। तो डब्ल्यूबीसी का जन्म कहाँ होता है बताओ? अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो, बोन मैरो। ओके, तो डब्ल्यूबीसी का जन्म अस्थिमज्जा यानी बोन मैरो के अंदर इसका जन्म होता है। अब आगे देखो, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु। तो ये डब्ल्यूबीसी एक ऐसी ब्लड सेल्स है जिसकी मृत्यु ब्लड सेल्स के अंदर ही क्या हो जाती है। यानी इसकी मृत्यु ही इसके अंदर ही क्या हो जाती है। समझ में आया? यानी डब्ल्यूबीसी की मृत्यु कहाँ होती है? ब्लड सेल्स के अंदर ही। तो इसकी मृत्यु ब्लड सेल्स के अंदर। ओके, तो वापस देखो,
डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाएं कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? ल्यूकोसाइट। इसका जन्म होता है अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो के अंदर इसका जन्म होता है और इसकी जो मृत्यु होती है वो ब्लड सेल्स के अंदर ही हो जाती है। ओके राइट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ? डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? बताओ, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? ब्लड सेल्स को ही। यानी डब्ल्यूबीसी को गाड़ा कहा जाता है, ब्लड सेल्स के अंदर इसको गाड़ा जाता है। अब देखो डब्ल्यूबीसी के जीवन काल, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल, हाँ भाई, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? 14 दिन। कितना होता है? ओनली फॉर 2 से 5 डेज। कितने दिनों का होता है? केवल 2 से 5 दिनों का। कम से कम 2 दिन और अधिक से अधिक 5 दिन। समझ में आया? तो डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है वो होता है 2 से 5 दिन। एक माइक्रोलीटर में यानी एक छोटी सी बूंद में, रक्त की बूंद में डब्ल्यूबीसी की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 5 से 10 या 12,000। समझ में आया? या तो 5 से 10 या 10 से 12,000 केवल इसकी क्या होती है? संख्या होती है। किसमें? केवल 1 माइक्रोलीटर रक्त की बूंद में। समझ में? यानी एक बूंद से भी छोटी, उसमें उसकी संख्या होती है 5 से 10 या 10 से 12,000। ओके। अब देखो इस डब्ल्यूबीसी के सब टाइप भी होते हैं। सब टाइप यानी उप प्रकार। यानी डब्ल्यूबीसी के कितने प्रकार होते हैं? 5। तो देखो कौन कौन से हैं वो। सब टाइप देखो तो डब्ल्यूबीसी के सब टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखो सबसे पहला होता है मोनोसाइट, फिर है लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इजिनोफिल, और न्यूट्रोफिल। कितने सब टाइप होते हैं इसके? 5। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल और इजिनोफिल। इसमें सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल। डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा कौन होता है? न्यूट्रोफिल। और सबसे कम होता है बेसोफिल। कौन होता है? बेसोफिल। तो देखो वापिस डब्ल्यूबीसी के 5 सब टाइप होते हैं, 5 उप प्रकार होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल और इजिनोफिल। सबसे अधिक मात्रा में न्यूट्रोफिल और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल। ओके। ओके। तो डब्ल्यूबीसी के कितने सब टाइप्स होते हैं? 5। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल और इजिनोफिल। इसमें अधिक मात्रा में कौन होता है? न्यूट्रोफिल। और सबसे कम मात्रा में कौन होता है? बेसोफिल। ओके। अब देखो इसमें एक टर्म आई है, उस टर्म का नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है? लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट क्या करती है? ये एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज। अब देखो एंटीबॉडीज का निर्माण कैसे करती है? तो देखो ध्यान से समझना। आपको पता है डब्ल्यूबीसी का जन्म कहां होता है? कहां होता है बताओ? बोन मैरो में। कहां होता है? बोन मैरो के अंदर डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? जन्म होता है। और एक और टर्म है, ध्यान से समझना। फेफड़ों के पास
एक ग्रंथि होती है, उस ग्रंथि का नाम होता है थाइमस। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्लैंड, जो किसके पास उपस्थित होती है? फेफड़ों के पास। तो ये लिम्फोसाइट एंटीबॉडीज का निर्माण किस तरह करता है? तो ध्यान से समझना कि बोन मैरो का बी लिम्फोसाइट, ओके, और थाइमस ग्रंथि का टी लिम्फोसाइट दोनों मिलकर इसका निर्माण करते हैं, बताओ, एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। क्लियर? समझ में आया? तो देखो मैंने क्या बताया कि सबटाइप्स 5 होता है, जिसमें एक टर्म है जिसका नाम है लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। किस तरह एंटीबॉडीज का निर्माण करती है? कि बोन मैरो का बी लिम्फोसाइट और थाइमस ग्लैंड का टी लिम्फोसाइट दोनों आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। और एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है, बताओ? प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता। ओके, क्लियर? तो आपसे अगर कोई पूछे कि प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कौन करता है? कौन करती है? डब्ल्यूबीसी करती है। और प्लाज्मा के अंदर कौन करते हैं? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। ओके, क्लियर? ब्लड सेल्स में तो कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। और प्लाज्मा के अंदर कौन? ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब देखो एंटीबॉडीज का निर्माण किसने किया? डब्ल्यूबीसी ने किया। अरे किया नहीं किया? तो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? पुलिसमैन। क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। तो डब्ल्यूबीसी को पुलिसमैन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपके शरीर के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ता कौन है? कौन लड़ता है? डब्ल्यूबीसी लड़ती है। इस कारण डब्ल्यूबीसी को क्या कहा गया है? पुलिसमैन। अरे भाई हमारे यहाँ पर अगर समाज में कोई अपराध होता है तो उससे लड़ता कौन है? पुलिस ही तो उसकी कार्रवाई करती है। तो उसी तरह हमारे शरीर में कार्रवाई कौन करती है सूक्ष्म जीवाणुओं से? डब्ल्यूबीसी करती है। कौन करती है? डब्ल्यूबीसी। ओके, क्लियर? अब देखो डब्ल्यूबीसी को क्या कहा गया? पुलिसमैन कहा गया। अब डब्ल्यूबीसी की संख्या कम कब होती है? डब्ल्यूबीसी कम कैसे बढ़ती है? एक रोग होता है, उस रोग का नाम है एड्स। कौन सा रोग? एड्स। अब देखो डब्ल्यूबीसी केस में क्या होता है कि पहले रोग होता है और फिर संख्या क्या होती है? कम होती है। समझ में आया? आरबीसी में क्या हो रहा था? पहले हीमोग्लोबिन क्या हो रहा था? कम हो रहा था, फिर एनीमिया रोग हो रहा था। डब्ल्यूबीसी में उल्टा है। डब्ल्यूबीसी में क्या होता है कि पहले तो क्या होता है? रोग होता है, जैसे कि एड्स मैंने बताया, और फिर उसकी संख्या क्या होती है? कम। एड्स पता है? एड्स किसे कहते हैं? एड्स की फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। समझ में? एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। हिंदी में इसे कहते हैं प्राप्त किया हुआ या अर्जित किया हुआ रोग, जो मानव की प्रतिरोधक क्षमता को क्या कर देता है? कम कर देता है। समझ में आया? तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एक रोग होता है जिसे हम एड्स कहते हैं। इसके होने से डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है? और एड्स किसके कारण होता है? पता है ना? कौन सा वायरस होता है? एचआईवी। एचआईवी वायरस के कारण क्या होता है? एड्स। एचआईवी की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। समझ में आया? तो एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, और एचआईवी जो वायरस होता है एड्स का, वो होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अब देखो ये एचआईवी वायरस क्या करता है? ये अटैक करता है किस पर? डब्ल्यूबीसी पर। इस पर अटैक करता है। ये जब एड्स हो जाता है तो ये एचआईवी वायरस इस पर अटैक करता है, डब्ल्यूबीसी पर क्या करता है? अटैक करता है, जिससे डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है। आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है, ये है राहुल गांधी। ये कौन है? राहुल गांधी है। और ये जो आपका डब्ल्यूबीसी है, ये अपना नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी। और इस राहुल गांधी की आदत है, ये अटैक किस पर करता है? नरेंद्र मोदी पर अटैक करता है। बस अंतर यह है कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये जब वायरस इस पर अटैक करता है तो इसकी संख्या कम हो जाती है।
समझ में आया क्या? तो एचआईवी जो वायरस होता है वो किस पर अटैक करता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या पर डब्ल्यूबीसी पर क्या करता है? अटैक करता है। इससे डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ओके, समझ में आया? अब ध्यान से समझना। अगर सामान्यतः रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए। सामान्यतः रूप से अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या हो जाए? बढ़ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं? सामान्यतः रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ने को कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। ओके, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्यतः रूप से बढ़ रही है तो उसको साइंटिफिक भाषा में कहा जाता है ल्यूकोसाइटोसिस। और ल्यूकोसाइटोसिस कभी कभी किसका जन्म कर देता है? ल्यूकेमिया का। किसका? ल्यूकेमिया। समझते हो ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर होता है। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक ब्लड कैंसर। ओके, राइट। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर सामान्यतः रूप से बढ़ जाए तो कौन सा डिजीज हो जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस होता है। और उससे कौन सा डिजीज हो जाता है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर। जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो पता है क्या किया जाता है? जो अस्थि मज्जा है, बोन मैरो, उस बोन मैरो में क्या किया जाता है? ऑपरेशन किया जाता है। और उसका क्या किया जाता है? इलाज किया जाता है ऑपरेशन करके। लेकिन 80% वो इलाज सक्सेस नहीं होता। ओके, तो देखो, अगर सामान्यतः रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़े तो उसे साइंटिफिक भाषा में ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और ल्यूकोसाइटोसिस किसको जन्म करता है? किसको जन्म देता है? ल्यूकेमिया। और ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। और इस डिजीज का इलाज बोन मैरो के अंदर ऑपरेशन के द्वारा किया जाता है। अब अगले आपने कि अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या घटे, डब्ल्यूबीसी की संख्या घटे तो उसे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। क्या कहा जाता है उसको? ल्यूकोसाइटोपेनिया। कब होता है ये रोग? जब एड्स होता है, जब एचआईवी वायरस किस पर अटैक करता है? डब्ल्यूबीसी पर अटैक करता है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो ल्यूकोसाइटोपेनिया। ओके, तो ये थी आपकी डब्ल्यूबीसी। क्या थी ये? डब्ल्यूबीसी। क्लियर? समझ में आया? एक बार और भी रिवाइज कर दो। डब्ल्यूबीसी लास्ट क्या होती है? श्वेत रक्तकणिकाएं होती है। जन्म कहाँ होता है? बताओ। अस्थि मज्जा के अंदर। मृत्यु इसकी ब्लड सेल्स के अंदर ही हो जाती है। संख्या इसकी कितनी होती है? 5 से 10 या 10 से 12,000 होती है। जीवन अवधि इसकी कितनी होती है? 2 से 5 दिन। कितनी होती है? 2 से 5 दिन इसकी होती है। इसके कितने सब टाइप होते हैं? 5 सब टाइप होते हैं। कौन कौन से? न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, बेसोफिल, इजिनोफिल। ओके, सबसे अधिक मात्रा में कौन होता है? न्यूट्रोफिल। और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल। आपको अगर कोई पूछे कि डब्ल्यूबीसी में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? न्यूट्रोफिल। ओके, और सबसे कम मात्रा में बेसोफिल। फिर मैंने आपको एक टर्म बताई, लिम्फोसाइट। ये लिम्फोसाइट किसका निर्माण करती है? एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज का निर्माण करती है। एंटीबॉडीज कैसे बनती है? कि ये लिम्फोसाइट, बोन मैरो का बी लिम्फोसाइट, और ये ग्रंथि होती है थाइमस ग्लैंड, उसका टी लिम्फोसाइट। ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडीज का निर्माण करने के कारण डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? पुलिसमैन कहा जाता है। समझ में आया? फिर मैंने क्या बताया कि जब एड्स होता है, जब एड्स होता है तो डब्ल्यूबीसी की संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है। एड्स का वायरस कौन होता है? एचआईवी। ये एचआईवी क्या करता है? डब्ल्यूबीसी पर क्या करता है? अटैक करता है, जिसके इसकी संख्या क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ठीक है, फिर मैंने बताया कि अगर सामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़े तो उसको क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोसिस कहा जाता है। और ये ल्यूकोसाइटोसिस कभी कभी किसका जन्म दे देता है? ल्यूकेमिया को जन्म दे देता है। और ल्यूकेमिया क्या होता है? ब्लड कैंसर होता है। और इसका इलाज कैसे किया जाता है? बोन मैरो के अंदर ऑपरेशन के द्वारा इसका इलाज किया जाता है। और अगर ब्लड की संख्या सामान्य रूप से घटने लगे, वो किसके कारण होता है? एचआईवी के कारण जो अटैक करता है, घटने लगे तो उससे क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये पूछा जाता है टर्म। सामान्य रूप से डब्ल्यूबीसी का घटना क्या कहलाता है? ल्यूकोसाइटोपेनिया। ये ल्यूकोसाइटोपेनिया कहलाता है। और आपको पता है किसके कारण होता है? एड्स रोग के कारण होता है। तो ये आपकी थी डब्ल्यूबीसी। ओके, क्लियर? तो
तो ये थी आपकी WBC। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट प्लेटलेट्स। ठीक है, फिर आपकी ब्लड सेल्स क्या हो जाएगी, कंप्लीट। अगला पॉइंट है प्लेटलेट्स। यानी बिंबाणु। ओके, तो देखो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट। तो प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या नाम होता है, थ्रोम्बोसाइट। फिर देखो प्लेटलेट्स का जन्म सबको पता है कहां होता है, अस्थि मज्जा, बोन मैरो। ओके, तो प्लेटलेट्स वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट, जन्म अस्थि मज्जा। मृत्यु, तो देखो प्लेटलेट्स की मृत्यु कहां होती है, इसकी मृत्यु भी किसके अंदर होती है, प्लीहा, स्प्लीन। किसके अंदर होती है, स्प्लीन के अंदर ही प्लेटलेट्स की भी मृत्यु होती है। तो प्लेटलेट्स को, प्लीहा को प्लेटलेट्स का भी कब्रिस्तान कहा जाता है। फिर देखो जीवन अवधि, प्लेटलेट्स की जीवन अवधि कितने दिनों की होती है, कोई बता सकता है? इसकी जीवन अवधि होती है 3 से 7 दिन। कितनी होती है, 3 से 7 दिन। ये इसकी जीवन अवधि होती है। फिर देखो प्लेटलेट्स की संख्या, एक माइक्रोलीटर रक्त की बूंद में, ब्लड की बूंद में प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख। समझ में आया, कितनी होती है, 1.5 से 4 लाख। ओके, तो ये प्लेटलेट्स की संख्या होती है। ओके, केंद्रक क्या होता है इसमें, अनुपस्थित। ओके, केंद्रक इसमें अनुपस्थित होता है। केंद्रक केवल एक ही ब्लड सेल्स में उपस्थित है, वो कौन है, WBC। ओके, ध्यान रखना। बाकी RBC और इसमें प्लेटलेट्स में केंद्र अनुपस्थित होता है। और RBC में 2 जीव है, अपवाद है, ऊंट और लम्मा, उसके अंदर उपस्थित होता है। अब देखो इस प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है इसका, केवल एकमात्र कार्य है इसका, रक्त का थक्का बनाना। क्या बनाना, रक्त का थक्का। क्लोटिंग का कार्य है, यानी क्लोटिंग करता है, ये रक्त का थक्का बनाता है। तो इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाना। ओके, अब देखो रक्त का थक्का कैसे बनता है। जैसे मैंने आपको पहले भी जब बेसिक पढ़ाया था तब बताया था रक्त का थक्का कैसे बनता है कि भाई जब आपको चोट लगी तो रक्त बहता है, खून बहता है, तो इसके अंदर प्लाज्मा के अंदर एक कौन सा प्रोटीन होता है जो रक्त का थक्का बनाता है, फाइब्रिनोजन। प्लाज्मा के अंदर होता है फाइब्रिनोजन, वो एक प्लाज्मा के अंदर है, वो रक्त का क्या बनाता है, थक्का बनाता है। लेकिन ब्लड सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स क्या करती है, रक्त का क्या बना देती है, थक्का बनाती है। समझ में आया, दोनों चीजें अलग अलग है।
आप कंफ्यूज मत हो जाना कि सर आपने तो पहले फाइब्रिनोजन प्रोटीन के बारे में बताया था कि वो रक्त का थक्का बनाती है, लेकिन किसके अंदर? प्लाज्मा, क्योंकि वो पार्ट किसका है? प्लाज्मा का है। लेकिन ब्लड सेल्स के अंदर प्लेटलेट्स क्या करती है? ये रक्त का क्या बनाती है? थक्का बनाती है। ओके, अब प्लेटलेट्स के अंदर ऐसा क्या है कि वो रक्त का थक्का बनाती है? तो प्लेटलेट्स के अंदर एक प्रोटीन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम होता है उसका? थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोटीन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करती है? रक्त का थक्का बनाने में किसकी सहायता करती है? प्लेटलेट्स का। ओके, ये प्रोटीन प्लेटलेट्स में रक्त का थक्का बनाने में क्या करती है? मदद करती है। अब देखो, ओके, कोई डाउट? अब देखो इसमें क्या होता है, आपको पता है कि रक्त का थक्का बनना जरूरी है। बनना जरूरी, क्यों जरूरी? नहीं तो ब्लड क्या करेगा? बह जाएगा। इससे क्या हो सकता है? अटैक भी आ सकता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो रक्त का थक्का बनाने में मदद कौन करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है। और रक्त का थक्का बनाती कौन है? प्लेटलेट्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे कि प्लेटलेट्स की संख्या कम कैसे होती है। प्लेटलेट्स की संख्या कम कैसे होती है? तो देखो, प्लेटलेट्स क्या होगा बताओ? प्लेटलेट्स की संख्या आप नॉर्मली अगर आपने देखा होगा, ठीक है, प्लेटलेट्स कैसे घटते हैं? कैसे घटते हैं? एक रोग होता है, नाम सुना होगा, डेंगू। क्या है वो? डेंगू, या मलेरिया भी को, डेंगू को, डेंगू मलेरिया, है ना? ये डेंगू किसके कारण होता है पता है? इसके कारण होता है मादा मच्छर के काटने से। और कौन सी मादा मच्छर? एडिस मादा मच्छर के काटने से। और कौन सी मादा मच्छर के काटने से बताओ? एडिस। क्लियर? ध्यान से समझना कि रोग होता है डेंगू। ये डेंगू किसके कारण होता है? मादा मच्छर के काटने से। कौन सी मादा मच्छर? एडिस। ये एडिस में क्या होता है ऐसा कि डेंगू हो जाए? इस एडिस मच्छर में एक वायरस होता है फ्लेवी। क्या नाम होता है? इसमें एक वायरस होता है फ्लेवी वायरस। क्या नाम होता है उसका? फ्लेवी वायरस। ये फ्लेवी वायरस किस पर अटैक करता है? क्लियर? समझ में आया क्या बताया मैंने? कि एक डेंगू रोग होता है। ये डेंगू रोग मादा मच्छर के काटने से होता है। कौन सी मादा मच्छर? एडिस। इस एडिस में के काटने से कौन सा वायरस निकलता है? फ्लेवी वायरस निकलता है। और ये फ्लेवी वायरस किस पर अटैक करता है? प्लेटलेट्स पर क्या करता है? अटैक करता है। और जैसे ही फ्लेवी वायरस ने प्लेटलेट्स पर क्या किया? अटैक किया, तो ये प्लेटलेट्स क्या होने लगती है? कम होने लगती है। और एक चीज बता देता हूं मैं, 12,000 से 15 या 15 से 20,000 तक प्लेटलेट्स गिरना शुरू हो जाए तो नॉर्मली किसी भी व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु हो सकती है। समझ में आया? प्लेटलेट्स का घटना सबसे घातक क्या होता है हमारे शरीर में? प्लेटलेट्स का घटना। आरबीसी रह जाती है, डब्ल्यूबीसी भी संतुलित हो जाती है, लेकिन अगर प्लेटलेट्स एक बार घटना लग जाए तो जीवन भर उसको तकलीफ रहती है। समझ में आया क्या है? तो ये किसके काटने से होता है? इसी कारण डेंगू का इलाज नॉर्मली क्या होता है? कम होता है। ओके, तो ये जो फ्लेवी वायरस है ये किस पर अटैक करती है? प्लेटलेट्स पर अटैक करती है। और धीरे धीरे प्लेटलेट्स क्या होने लगती है? कम होने लगती है। ओके, अब अगर क्रम है, अगर सामान्यतः रूप से प्लेटलेट्स की संख्या बढ़े तो उसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोसिस। क्या कहा जाता है उसको? थ्रोम्बोसाइटोसिस। अगर प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः रूप से बढ़े तो उसे कहा जाता है थ्रोम्बोसाइटोसिस। ओके, और अगर सामान्यतः रूप से प्लेटलेट्स की संख्या घटे, किसके कारण? डेंगू के कारण घटे, तो उसको क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या कहा जाता है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहा जाता है। तो ये आपकी थी डब्ल्यूबीसी कंप्लीट। ओके, सॉरी, प्लेटलेट्स। तो ये आपकी ब्लड सेल्स क्या हो जाती है? कंप्लीट। ओके, अब देखो
कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, आपको रेशियो पूछा जाता है। रेशियो को तो समझते हो, अनुपात। किस किस का? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका रेशियो कितना होता है पता है? इसका जो रेशियो होता है, इसका अनुपात होता है 600:1:40। ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स का क्या होता है? रेशियो कितना होता है? 600:1:40। ये पूछा जाता है। ये अपने जो पटवार का एग्जाम हुआ था ना पिछली बार, जो लास्ट हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसका रेशियो कितना होता है? कितना होता है? 600:1:40। फिर 2-3 टर्म्स और है, ध्यान से समझना। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ? हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी कहा जाता है। ओके, फिर देखो रक्त उत्पादन को क्या कहा जाता है? हीमोग्लोबिन के नाम से उसका नाम रखा गया है। क्या कहा जाता है उसको? हीमोपोसिस। क्या कहा जाता है? हीमोपोसिस। तो रक्त के उत्पादन को हीमोपोसिस कहा जाता है। ओके, तो ये आपकी ब्लड सेल्स कंप्लीट। ठीक है, तीसरे सेक्शन में हम पढ़ेंगे